व्यूअर्स, आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th के लिए। और ये प्रश्न नंबर जो है 1 है हमारे पास, प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमें दिया है HCF। HCF आप जानते ही होंगे छोटी क्लासेस से। तो HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो हमें पता है यहाँ पर HCF हमें 306, 306, 657 का दिया है 9, और LCM इसका निकालना है हमने। तो हमें HCF और LCM के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। देखो हमें जो है जो नंबर्स दे रखे हमें पहली संख्या, देखिए यहाँ पे पहली संख्या हमें दी है, यहाँ पे हल करेंगे। पहली संख्या आपको दे रखी है, यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है, यहाँ पर 306। और जो दूसरी संख्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है दूसरी संख्या, ये आपको दी हुई है कितनी, 657। ठीक है, तो ये आपको दी हुई है। और आपका जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो दिया हुआ है आपका कितना, 9, और हमें निकालना है LCM इसका। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखेंगे आप। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF इज इक्वल टू LCM। यानी कि पहली संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे, पहली संख्या आप याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और अपॉन में जो है आपका मौसों की बात करते हैं। यहाँ पे मौसों हमें दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मौसों हमने लिखा हुआ है पहली संख्या। तो ये जो HCF आपको दे रखा है 9, तो यहाँ हम लिख देते हैं मौसों, या आप इसे हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू LCM। तो LCM ही तो निकालना है हमने, तो इक्वल टू करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहली संख्या कौन सी संख्या है हमारी, पहली संख्या जो आपको दी हुई है, पहली संख्या आपको 306 दे रखी है, और दूसरी संख्या आपको 657 दे रखी है, और अपॉन में आप लिखेंगे HCF कितना है 9, और इज इक्वल टू निकल जाएगा LCM। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपको मिल जाएगा आसानी से, यहाँ पर LCM आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको आसानी से कर लेना है। और कैसे आप इसे कर सकते हैं, देखो अब हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 को मल्टीप्लाई करना है, या इसको मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल आउट कर दो फिर मल्टीप्लाई करो, तो तब भी पॉसिबल है। तो यहाँ देखो 7 6 जा 42, कैरी 4 यहाँ पे आएगा, और 7 3 जा 21, यानी कि 7 21, और 21 यहाँ पे आया 21। ठीक है, तो 5 से 5 6 जा 30, और 5 0 0 यहाँ पे 3, कैरी जो बचा हुआ था 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पे 6 करेंगे, 6 से 6 6 जा 36, कैरी 3, और 5 0 जा 0 यहाँ पे 3 बच जाएगा, और 5 3 6 सॉरी 6 6 जा 36, कैरी 3 हुआ था ना, 6 0 से 0 यहाँ पे 3 आया, 6 3 जा 18। इस तरीके से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 1 और 3 4, 4 और 6 10, कैरी 1, 3 3 और 5 8, 8 और 3 11, कैरी 1, 2 और 8 10, कैरी 1, और ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर जो है आपको मिल गया 21042, इतना मिला हुआ है। ठीक है, तो आप इसे लिख देंगे 21042, और अपॉन में आपका 9 है। अब 9 से डिवाइड कर लीजिए तो LCM आपका आ जाएगा। ठीक है, 9 से 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 से डिवाइड किया 21042 को, तो 9 2 जा 18, 9 9 दूना 18 होता है, और यहाँ पे 2 बच गया 21, फिर 9 दूना 18 फिर से आ गया। फिर आपको यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे 3 लेस रिमाइंडर हो जाएगा, 3 से 0 यहाँ पे आ जाएगा, 9 3 जा 9 3 27 हो जाता है, यहाँ पे आप 27 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर उतरेगा आपका 4, तो आपने 4 उतारा, फिर 9 3 27 फिर से आ गया। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, आपका 27 के बाद 4, 14 में से 7 गया तो 7, तो यहाँ रहा 2, 2 में से 2 या कुछ नहीं, ऊपर से नीचे आया 2, ये 2 को नीचे उतारेंगे, यहाँ से 2 को नीचे उतारा ये, तो ये जो 9 8 यानी कि 9 8 72, और ये 72 में से 72 कुछ नहीं, तो आपको क्या मिला, आपको ये वाला नंबर मिल गया 22,338। यानी कि 22,338 क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे देखेंगे 22,338 इसका क्या है, LCM है, LCM, यानी कि इसका आंसर है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब देख लीजिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है।
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। यह आपकी एक्सरसाइज नंबर यानी कि प्रश्नावली नंबर 3.3 का प्रश्न नंबर 3 है और पार्ट नंबर 5 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। अगर हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, मान लीजिए आपने देखा, माना जो भिन्न का अंश है, भिन्न का अंश आप लिख लेते हैं, भिन्न का अंश कितना है x मान लो, तथा भिन्न का हर जो है, भिन्न का हर वो मान लीजिए आप y, क्योंकि ये जो है आपका इस तरीके से है, ये यहाँ पर जो है भिन्न का हर आप y मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी भिन्न बन जाती है वो बन जाती है x/y। यहाँ पर जो ये भिन्न बन गई है आपकी, तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसलिए हम इनको इस तरीके से लिख रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। देखो, अंश और हर में, अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर, आप 2 जोड़ते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे आप जोड़ देते हैं x+2 और यहाँ पे y+2। और उसने दिया है कि हमें ये क्या हो जाता है 9/11, तो आप 9/11 यहाँ पे लिख देंगे 9/11। अब इसको आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणन से आप इसे हल करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को x से 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो 22, और 9 से इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो 9y हो जाएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। 11x के पीछे किसको लाएंगे 9y को, ये माइनस हो जाएगा यहाँ ट्रांसफ़र होने में। और यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है 18 है, तो आप 18 को चाहे इधर ले लो चाहे उसको उधर कर लो। चलो 18 हम के पीछे हम किसको ले जाते हैं 22 को, ठीक है। तो ये जो 11x यहाँ पे हो गया, -9y हो गया आपका, फिर बराबर हो गया ये -4 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इनकी समीकरण 1 बन गई। इसी तरह से सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से, और ये हमारी समीकरण 1 बन गई है हमारी। तो इसलिए जो है, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि अगर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, और तो भिन्न ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। यहाँ पे हमें जो है दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर हम अंश और हर दोनों में क्या कर देते हैं 3 जोड़ देते हैं, तो अंश और हर दोनों में, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ने पर आप देखेंगे अंश और हर दोनों में जो है 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए x+3 और यहाँ पे भी y+3, क्योंकि दोनों में जोड़ना है। और कितनी हो जाती है वो क्या बता रहा है हमको 5/6 हो जाती है। यहाँ पे 5/6 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी वज्र गुणन से हल करेंगे, ये इस तरह से 6 से इसको मल्टीप्लाई करें 6x हो जाएगा, 6 से 3 को गुणा करके 6 3 18 बराबर 5 से y को गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 5 से 3 को गुणा करेंगे तो 5 3 15 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको एक तरफ ले लो आप, 6x, ये 5y का ट्रांसफर कर दो इधर -5y, और इक्वल टू में यहाँ कौन है 15, तो इसको पीछे ले जाएंगे 18 को, तो ये ऐसा हो जाएगा 6x - 5y, और ये 15 में से 18 गया तो -3, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी समीकरण 2 बन गई है आपकी। ये समीकरण पहली थी, तो इसको अब समीकरण 2 हमने लाना था, तो इसलिए जो है ये अब दोनों समीकरणों को एक साथ रख लेते हैं। देखो 11x यहाँ पे रख लेते हैं, माइनस यहाँ पर जो है 9y इक्वल टू -4 हमें पहले से समीकरण 1 मिली हुई है, ठीक है। समीकरण 1 के रूप में ये प्राप्त है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से आप हल कर लीजिए। इसको देखो, समीकरण 1 को 11 तथा समीकरण 2 को, क्योंकि हमें एक विलोप करना होता है, या तो x को विलोप कर दीजिए आप, या तो y को विलोप कर दीजिए, तथा समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, ठीक है। आपने 6 से गुणा किया तो ये लिखा आपने 6 से गुणा कर दिया। यहाँ पे अब गुणा करेंगे, देखो 11 हम यहाँ पे लिख देंगे 11, जो समीकरण 2 को हमने किससे किया, सॉरी समीकरण 1 को हमें जो है, समीकरण 1 को 6 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 को हमें 11 से गुणा करना होगा, ठीक है, 11 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हम 11 लिख देते हैं,
सॉरी यहाँ पे हम 6 लिख, इसको पहले कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 11, या ये यहाँ पे अगर पहले इसी को कर लो, 6 से जो है इसको कर लीजिए, समीकरण एक को हम 6 से गुणा कर देते हैं, 11x माइनस 9y और इक्वल टू -4। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी समीकरण को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 छक्का 66 x और 11 6 नमा 54, यहाँ पे 54y और बराबर 6 4 जा 24, यहाँ 24 हो जाएगा। समीकरण जो बन जाएगी 3, और अब समीकरण 2 को आप किससे गुणा करेंगे 11 से, ठीक है। तो 11 से आपने किससे गुणा किया 6x माइनस 5y और बराबर कितना -3 है यहाँ पर, तो इसको गुणा कर दीजिए आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11 छक्के 66 x और 11 से इसको गुणा कर दो, 11 पंचे 55 y यहाँ पर हो गया, 11 3 33 -33 यहाँ पर भी आ गया। समीकरण बन गया आपकी 4। आप क्या करेंगे समीकरण 3 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर घटाया आपने, तो यहाँ पे समीकरण 4 हमारे पास 66x माइनस 55y बराबर -33। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दूसरे वाले में 66x माइनस 54y और बराबर -24, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और भी देखो यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, तो 66 में से 66 गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 55 में से अगर ये 54 चला गया तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे एक वाई बचेगा। तो लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे देखो, आप देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या की जो बड़ी नंबर जो है माइनस में तो है, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, आपको यहाँ पे माइनस जो है 55 में से 5 में से 4 गया तो कितना हो गया वाई बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर प्लस का साइन 33 में से 24 गया तो आपका कितना बचा 9 यहाँ पर बच जाता है। तो वाई इक्वल टू आपका कितना आ गया 9। अब जो देखो y का यह मान समीकरण इसमें रख दो, 3 में रख दो, 3 में रखने पर अब 3 में रख सकते हैं आप इसे। समीकरण 3 में रखा आपने, तो यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कौन सी थी हमारी 66x, यहाँ पे देख लीजिए 66x माइनस 54y बराबर -24, यहाँ पे इक्वल टू करके तो y का मान 9 है तो 66x रख दीजिए माइनस 54 गुणा गया 9 बराबर -24, यहाँ पे रख सकते हैं 9। अब देखो 66x यहाँ पर हो गया, माइनस जो है 9 चौको 56, 9 चौको 36 हासिल 3 और 9 पंचे 45 और 3 कितना होता है 48, इतना हो गया इज इक्वल टू -24। तो ये आप यहाँ से रखेंगे। अब ये बहुत टफ हो जाता है, लेकिन अगर आराम से करोगे आप तो इससे ये आसानी से हो जाता है। इसको आप -24 को यहाँ रख दो, प्लस यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 486। अब देखो 6 में से 4 गया तो कितना बचा यहाँ पे, 6 में से अगर आपका 4 जाता है तो कितना बचता है, 6 में से अगर 4 अगर आपका गया तो आपका कितना रह जाता है 2 रह जाता है, ठीक है। 6 में से 4 अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाता है 4, तो यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 रह गया सॉरी, तो यहाँ 8 में से 2 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो इसको आप 84 ही रखेंगे। 462 इज इक्वल टू 66 और x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 462 अपॉन 66। अब आप इसको मल्टीप्लाई, इसको जो है यहाँ इजीली जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखो आप पहले 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फिर देखो आप यहाँ पे अगर आप जो करेंगे तो 2 से 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 33 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मुझे लग रहा है कि 3 7 जा 21 होता है, तो यहाँ पे 7 टाइम जाएगा। क्यों, क्योंकि 33 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 जा 21 कैरी 2 और 7 3 जा 21 और कैरी 2, देखो 22 31। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये 7 टाइम हो गया। तो यहाँ पे 7 टाइम जो है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपका 7 और y की वैल्यू आ गई आपकी 9। ये पहले हमने यहाँ पे निकाली थी y की वैल्यू 9 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 7। तो यहाँ जो फ्रैक्शन मिल जाएगी, जो भिन्न हो जाएगी, वो बन जाएगी आपकी x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 7/9। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3 का हल भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
ये जो आपकी प्रश्नावली है 4.2 प्रश्न नंबर 5 है ये। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो ये आपको गिवन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो मान लीजिए यहाँ पे हम माना जो आधार है, आधार देखिए, आधार हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज जो आधार है वो कितना मान लेते हैं हम, एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये एक्स, तो फिर उसने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हमने एक्स माना है। तथा ऊंचाई जो है आधार से, ऊंचाई आधार से कितना सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x-7, यानी कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा x-7। ए बी सी अगर कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है, और राइट एंगल के लिए हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो ये x-7। तो और फिर उसने क्या कहा हमें कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, और कर्ण ऑलरेडी दे रखा हमें, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कर्ण गिवन है हमको, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब इसको इग्नोर कर दीजिए, तो ये इसको नीचे कर्ण 13 सेंटीमीटर। और हमें पता है पाइथागोरस जो प्रमेय कहती है, क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हल करने पर देखो, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हल करेंगे तो आपको पता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो ये आधार का वर्ग आपका कितना है, आधार आपका x² है, और ये देखो लंब का वर्ग कितना है, x-7 का वर्ग इज इक्वल टू 13 का वर्ग, यानी कि स्क्वायर। अब ये आप इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे x का वर्ग, तो x का वर्ग ये रहेगा, यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a-b का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए x और x-7 एक बारी, और फिर -7 और x-7 एक बारी, फिर क्या करेंगे इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 169 होता है। तो ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा x को x से मल्टीप्लाई x², फिर x से -7 को मल्टीप्लाई तो 7x, फिर -7 से x को मल्टीप्लाई किया तो -7x, और माइनस माइनस प्लस 7 जब 49 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू आपके पास x² और x² क्या हो जाएगा, 2x², यहाँ पे 2x² हो जाएगा, -7 और -7 कितना हो जाएगा 14x, फिर प्लस 49, इसको अंदर बुला लीजिए 169 को, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू 0। अब देखो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे इक्वल टू 2x² माइनस 14x, और यहाँ पे देखो 9 में से 9 लेस किया तो कितना हो गया आपका, ये जो माइनस आएगा देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 120 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या करेंगे हम लोग, मध्यपद के विखंडन से, यानी कि गुणनखंड विधि से कर लेंगे। मध्यपद के विखंडन से करेंगे, विखंडन से हल करने पर। तो उससे पहले हल करेंगे तो हम क्या करने हैं, यहाँ पे एक जो देखो यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं, कॉमन मतलब यहाँ पे सब में 2 का डिवाइड कर लेते हैं, 2x², यहाँ पे 2 का कॉमन ले लीजिए, -14x -120 अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पे x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7, 2 7 जब 14x 7x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको 60 के ऐसे जो है वो निकालने हैं, ऐसे जो है फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7 हो और मल्टीप्लाई करके 60 हो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे 60 को हम देखेंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड करने पे 30 आता है, फिर 2 का आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे 15 आता है, फिर 3 का आपने डिवाइड किया तो 5 आता है, फिर जो है आपने 5 का डिवाइड किया तो 1 आए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 2 2 जा 4 हो रहा है ना, और यहाँ पे या 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और 12 में से 5 लेस किया तो 7 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 12 माइनस 5, और 12 5 से 60 भी होता है, ये भी बात है। तो 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे x², तो माइनस को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, और ये माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको सरल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब इक्वल टू करेंगे, अब इसका जो है इसका पेयर बना दीजिए, यहाँ पे जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए, x कॉमन है तो x-12, और यहाँ पे +5 कॉमन है,
आपको पता 5 का वो 5 वन जा 5 और 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा x और यहाँ पे आएगा -12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है आपकी, तो ये आपकी जो है यहाँ पर दी हुई है कि भाई x-x+5 आपको एक मिल गया x+5 और यहाँ पे आपको मिल गया x-12, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आपको वैल्यू लेनी है। तो देखो हम यहाँ देख लेते हैं x+5 इज इक्वल टू 0 इफ़ यदि जो है x+5 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, जो कि क्या है ये -5 जो है किसी की लंबाई नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे। इफ़ यदि x-12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू 12। तो 12 हमारा जो है यहाँ पर x की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू ये 12 है, तो हमें क्या निकालना था, इसको दोनों जो है ये निकालनी थी, दोनों साइड निकालनी थी। तो पहली साइड हमें गिवन थी यहाँ पे, आपने देखा होगा पहली साइड 12 है तो दूसरी कितनी है x-7, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहली साइड तो आपकी x इज इक्वल टू 12 है और दूसरी साइड क्या है x-7, यानी कि 12 - 7 यहाँ पे करेंगे तो कि दूसरी साइड कितनी आ जाएगी 5। तो दोनों भुजाओं का जो मान आ जाएगा, दोनों भुजाएं क्रमशः आपकी आ गई, कितनी आ गई, दोनों भुजाएं क्रमशः आ गई आपकी 5 और 12। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में क्लास 10 का ये क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे यदि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं हम जिससे हल करेंगे, देखो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज़, एक हम पहले जो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण b समकोण है, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। यहाँ पे इसने कहा कि साइन ए, तो साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए जो आपको पता है साइन ए क्या होता है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पे P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि हम समझते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण का अर्थ क्या हुआ, जब साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण, तो ये 4 हो जाएगा। तो हमें ये वाली पार्ट निकालना है, तभी कॉस ए और tan a का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अभी मैंने बताया था आपको आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग और इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का वर्ग, ठीक है, ये कर्ण का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आधार का वर्ग कितने, आधार तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं ए बी का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कितना है बी सी का वर्ग कितना है बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी का वर्ग होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी हमने निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो ए बी का वर्ग क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग तो हमें पता है ही नहीं, तो उसको निकालना है। बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 और इसका कितना हो जाएगा 4 4 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 16 में से 9 घटाया ए बी का वर्ग हो गया बराबर 16 में से 9 गया तो 7 और ए बी का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हट जाएगा और √7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी जो है आपका √7 आ गया है। तो अब आसानी से आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग, देखो कॉस ए का जो होता है वो क्या होता है आधार बटे, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया, आधार कितना आपके पास √7/4। इसी तरह जो ये आपका है कॉस ए और tan ए की बात करते हैं कोण ए के लिए, तो ये जो है tan ए में आपको क्या होगा, tan ए का जो फॉर्मूला वो होता है अनुपात होता है वो किसके लिए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लंब कितना है 3 और आधार कितना √7, तो यहाँ पे √7 यानी कि आपका कॉस ए आ गया है √7/4 और tan ए आपका आ गया 3/√7। यही हमको जो है क्वेश्चन में दिखाना था। आइए ले चलते हैं आपको अब अंतिम क्वेश्चन, इस प्रश्न मतलब इस जो है इस श्रृंखला में जो 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला है इसमें ये अंतिम क्वेश्चन है हमें गिवन है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो इसे हम अभी जो है सॉल्व कर देते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसका हल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे हम हल करते हैं। माना जो है ए बी एक मीनार है, एक बी एक मीनार आपने मान ली है। तो यहाँ पे मीनार, आपने मीनार देखी होगी, मीनार है, संचार मीनार वगैरह होती है। तो यहाँ पे देखो ये मीनार है, इसका नाम हमने रख दिया है ए और बी, ठीक है। ए बी एक मीनार है और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखो एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से जो है, इस बिंदु से जो है भूमि का जो है ये पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। भाई भूमि में जो है सब सतह पर ही तो होगा मीनार का जो जड़, जो जहाँ पे मीनार अटकी हुई होगी, तो 30 मीटर यहाँ पर है। फिर ये कह रहे 30 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ से इस बिंदु से 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, यहाँ पे h। तो यहाँ पे हम मान ए भी एक मीनार है तथा माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं h। मीनार की ऊंचाई को हमने h मान लिया है। अब देखो आपको पता है यहाँ पर 30 डिग्री का ये एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, इसी को हम लेंगे। तो हमें क्या दिया, गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है आधार, यानी कि ये जो है हमारा आधार है। देखो हमें BC आधार दिया है और हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो, किसका, ऊंचाई निकालनी है, हमें निकालनी है ए बी ऊंचाई। तो आपको पता है आधार बटे ऊंचाई का जो रेशियो होता है किसका होता है, टेन थीटा का होता है, ठीक है। टेन, क्योंकि आधार बटे लंब बटे आधार जो होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार ये होता है आपका टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है अब जब ऐसा होता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं h अपॉन 30 डिग्री, ये 30 रख लेते हैं यहाँ पे, बराबर हम क्या करेंगे टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, ये वाला रेशियो, ये वाला एंगल लेना हमने 10 के लिए, ठीक है। और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, चूंकि हमें पता है टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये आपको रेशियो याद रखनी होगी और भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा यहाँ पे सूत्र कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के और कैसे लर्न आप कर सकते हैं इजीली। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको पूरा मैथ्स बहुत इजीली जो है प्रिपेयर हो सके, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। यहाँ पे आपने 30 डिग्री लिख दिया, h अपॉन 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, टेन 30 डिग्री है। तो अभी हमने क्या बताया 1/√3 है। तो यहाँ पे आप इस इज इक्वल टू करेंगे, √3 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 30 से कम, 30 यहाँ पे 30 कर दिया, h इज इक्वल टू कर दो 30/√3। अब इसको आप ऐसा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप क्या करेंगे, h बराबर 10 गुणा गया 30 को हम क्या करेंगे √3 क्यों, 3 को हम दो टुकड़ों में √3 में तोड़ सकते हैं और अपन में क्या है हमारा √3, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, h आपका हो जाएगा आपका 10 इंटू √3। और अगर आप चाहो तो आप मान भी रख सकते हो, वैल्यू भी रख सकते हो, 10 गुणा गया 1.732 को मल्टीप्लाई कर दो तो आप कर सकते हैं 10 2 जा 20 और 10 3 मतलब जो है 10 10 2 जा 20 करी 2, 10 3 जा 30 और 2 32 करी 3 और 10 7 जा 70 और 3 कितना होता है 73 कैरी 7 और 10 1 जा 10 और 7 कितना हो गया 17। तो पॉइंट कितना है 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 17.32 इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और बनी रहिए हमारे चैनल के साथ, और बहुत इजी तरीके से आपको मैथ्स समझ में आएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।